नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,39,000 के करीब पहुंच गया है और जबकि इस वायरस से अब तक 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,977 नए मामले सामने आए और 154 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटों में सामने आए नए मामलों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी पिछले 4-5 दिनों से स्थितियां बिगड़ती जा रही है। असम में बाहरी राज्यों से लौटने वाले लोगों के संक्रमण बढ़ रहा है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से लेकर क्वारंटीन होने तक की प्रक्रिया के चलते भी संक्रमण फैलने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं एक सकारात्मक चीज जो सामने आई है वह यह है कि असम आपदा प्रबंधन ने स्वयंसेवकों की टीम को प्रशिक्षित कर रही है। इन्हें प्रतिरोधी बंधु नाम दिया गया है। कामरूप जिले में ही 14,000 से अधिक प्रतिरोधी बंधु ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैला रहे हैं। जरूरी भी है और इससे बढ़ावा देने की भी जरूरत है। सरकार की मदद अब हर नागरिक की जिम्मेदारी बन गई है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार को भी अपनी मशीनरी में सुधार और बदलाव करनी पड़ेगी। क्या हो सकते हैं बेहतर विकल्प? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभिजीत मजूमदार, असम प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मणिपुर से मणिपुर भाजपा के प्रवक्ता आर.के. समरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रमोद तिवारी जो वरिष्ठ पत्रकार है हमसे जुड़ चुके हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। मैं विजय गुप्ता जी से शुरू करना चाहता हूं। पिछले 4-5 दिनों से जो स्थितियां बनी है, एक तो मौसम के चलते भी कठिनाइयां बढ़ गई है। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूर्वोत्तर राज्य में भूस्खलन और बाढ़ के चलते ऐसे भी परेशानियां बढ़ रही है। ऐसे में बाहर से लौटने वाले जो लोग हैं और या लौट चुके हैं, क्वारंटीन सेंटर से ही अधिकतर कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं और स्वयंसेवक भी इसमें जागरूकता फैलाने के लिए आगे आ रहे हैं। इस संख्या को बढ़ानी होगी। सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी तक जो सरकारी तंत्र है, क्या आपको लगता है कि बेहतरी के लिए इसमें बदलाव की बेहद जरूरी है? देखिए रंजीत जी, ये जो वैश्विक महामारी है यह अप्रत्याशित रूप से हमारे सामने आई और आने के बाद निश्चित रूप से भारत सरकार और असम सरकार यथासंभव प्रयास कर रही है और हमने बार बार जनता से भी आह्वान किया है कि बिना जनता के सहयोग के सरकारें वह रिजल्ट नहीं दे पाएंगी जिस रिजल्ट की हमें आशा है। और आप जैसा देख रहे हैं कि अभी आपने बताया कि 14,000 स्वयंसेवी को सिर्फ काम रूप में प्रशिक्षित किया गया है और आपके इसी मंच से हमने बार बार ये कहा था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उनको भी जिम्मेदारी देना चाहिए। और आज ये सरकार का ही दायित्व जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का ये दायित्व होता है कि इससे हम बचें। अब आती है कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से स्वाभाविक रूप से आज जितने भी केस असम में आए हैं, कुछ दिन पहले तक 466 थे, अभी कुछ हो सकती है कि संख्या बढ़ भी गई हो, तो ये 466 लोग आज जो संक्रमित पाएंगे उसमें देखें आप तो 95% जो बाहर से लोग आए हैं मैक्सिमम वही लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से बाहर से जो लोग आ रहे हैं वही जो है संक्रमण के हम कह सकते हैं दूसरे रूप में के कारण बन रहे हैं। अब हमारे सामने चैलेंज बहुत बड़ा है कि आज से जो है एयरपोर्ट पे भी आप देख रहे हैं कि लोग आज करीब 5,000 के आसपास लोग उतरेंगे। ट्रेनों से लोग आ रहे हैं, प्लेन से अब हवाई सफ़र भी शुरू हो गई है और हमें असम में 2 जो है चेक पोस्ट श्री रामपुर छागलिया को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि हम अगर तीनों तरफ से रेल, रोड और ये एरोप्लेन तीनों अगर एक साथ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने दिक्कतें आएंगी। तो कुछ दिन के लिए रोड से जो है ये उसको बंद करके हमारा सारा का सारा फोकस जो है रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे रहेगा। अब वहाँ से देखिए वहाँ भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है और रजिस्ट्रेशन हो रहा है बाकायदे डिस्ट्रिक्ट वाइज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी एक बहुत फुल प्रूफ कहेंगे, थोड़ी दिक्कतें तो जरूर होंगी। फिर वहाँ से लेकर के क्वारंटाइन सेंटर में भी जब वो जाएंगे तो वहाँ भी एक साथ में अगर संख्या ज़्यादा रहेगी तो फिर उनकी भी स्क्रीनिंग वगैरह करना, रजिस्ट्रेशंस करना, उनको बेड अलॉट करना, ये सारी दिक्कतें तो हैं। किंतु सरकार जो है ये सारे चैलेंजों के बीच में जनता के सहयोग से सरकार काबू करने हम कह सकते हैं कि सक्षम है और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि असम के अंदर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि हम सफल हैं। अदर
अदर जो जो दूसरे प्रदेश हैं उनके मुकाबले में हमारी स्थिति ये बहुत अच्छी है। डेथ रेट भी कम है। रिकवरी रेट अगर परसेंटेज में देखा जाए तो अभी थोड़ा कम हो गया, पहले ज़्यादा था, अभी कम इसलिए हो गया कि संक्रमण बढ़ रहे हैं और डबल हो रहे हैं। एक दिन में ही जो है आप देख रहे हैं कि एक दिन में ही 45, 46, 40 केस, 50 केस के आसपास आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से चैलेंजेस हमारे सामने हैं और उस चैलेंजेस को मीट करने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है और सारे तरीके हम आजमा रहे हैं और जनता का सहयोग अपेक्षित मिल जी रहा है। हाँ, अभिजीत मजूमदार, 72 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को और विजय गुप्ता जी कह रहे हैं कि अचानक आई विपदा है। 72 दिन बहुत होते हैं एक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। आज तक सरकार ने जितना किया, मैं खासकर पूर्वोत्तर और असम की बात कर रहा हूँ, असम सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, क्वारंटीन होने तक की प्रक्रिया, इसमें जो लोग एक साथ आ जाते हैं, एक साथ उनको खड़ा किया जाता है लाइन में, ऐसी बहुत सारी शिकायतें होम क्वारंटीन वालों ने भी की है और जो होटल में क्वारंटीन में रहे, पेड क्वारंटीन में, उनकी भी शिकायतें हैं। शिकायतों के बावजूद व्यवस्था सुधारने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार और बेहतर कर सकती है और क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम आज हमारा जो माइनॉरिटी भाई लोग को ईद मुबारक दे रहे। उसका बाद गुप्ता साहब जो बात बोला, हाँ ये बात तो हम लोग भी मान रहे हैं। ये हमारा हेल्थ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा साहब हर सब जगह जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है। वो सब पेशेंट का पास भी खुद का झुकी लेके पहुंच जाता है। इसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापन करता है। लेकिन एक चीज़ उनको और हमारा गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि किस लिए इतना एक्टिव होने का बाद किस लिए गवर्नमेंट ये जो क्वारंटाइन सेंटर जो किया है ऐसे ही बीमार तो फैल रहे क्या, ये देखना पड़ेगा। आप देखिए, जितना आदमी आया उसमें हर जगह में टीवी में भी दिखाया, वो लोग को क्वारंटाइन किया है शुरू से जाए पे मैक्सिमम। ये आप देखिए, होटल में जिसको जिसको रखा वही से आपका ये बीमार तो नहीं फैला है। उसमें होटल से 3 रोज बाद सब टेस्ट हुआ, उसका बाद उसको नेगेटिव आया, होम क्वारंटाइन किया। लेकिन जो लेके असम गवर्नमेंट इतना प्राउड फील किया था कि हम लोग का क्वारंटाइन सेंटर बहुत है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। क्यों? आप होटल से मैक्सिमम आदमी नहीं होकर चला गया, घर पे पहुंच गया। क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से आने का बाद स्टूडेंट बोलिए, लेबर बोलिए और बाहर से जो जो आ रहा है, छोड़ू सजाई, जोरहाट, जहाँ जहाँ क्वारंटाइन सेंटर है उसका जो नियम लागू होना चाहिए वो मांग रहे क्या, वो लोग ठीक ठाक कर रहे क्या, ये देखना पड़ेगा। यहाँ से क्वारंटाइन सेंटर से जब रजिस्ट्रेशन होता है, सारा चैनल में दिखाया, इस टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? एक लाइन में खड़ा कर दिया, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, एक का ऊपर एक वो कर रहा है, नाम लिपिबद्ध कर रहा है। तो उस टाइम अगर कोई पेशेंट का कुछ है तो वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें सोशल डिस्टेंस नहीं किया। तो आप बोल रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं, इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, व्यवस्था सख्त करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा जी। तो अब जाके तो इसको मेंटेन होगा। अभी जो हमारा असम का जो आदमी है, असम का जो नागरिक है, वो क्या देखेगा? वो लोग तो डर जाएगा। अरे हम लोग बाहर से आया, उसका बाद क्वारंटाइन सेंटर में जाने का बाद एक का बाद एक निकल रहा है, डेली 20 ठो, 30 ठो, 50 ठो, 70 ठो, इस टाइप का जब आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा। जे कोई खामोशी नहीं है तो क्वारंटाइन सेंटर में ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास। ठीक है, हमारे साथ प्रमोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, 72 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को और पिछले 4-5 दिनों में जिस तरह से मामले बढ़े हैं,
50 से ऊपर पिछले 3 दिनों से केसेस आ रहे हैं और ये और भी बढ़ेंगे क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग क्वारंटीन में हैं, अलग अलग क्वारंटीन में हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अभी तक की व्यवस्था को हम व्यवस्था की हम तारीफ कर रहे थे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उस दौरान हमने देखा कि क्यू में लगे हुए लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। मौसम की वजह से भी कुछ दिक्कतें आ रही है। आपको क्या लगता है कि अब सरकार को बेहतरी के लिए क्या कर सकती है सरकार? देखिए, सरकार के पास तो करने के लिए अच्छी चीजें हैं। देखिए, असल देखा जाए तो जब से रोड, ट्रेन और रास्ते जैसे हमारे हवाई यात्रा भी खुल गई है, तो चुनौतियां तो अब शुरू हुई है सरकार की। सरकार अपने स्तर पर कोशिशें कर रही है, पर इसमें कई खामियां हैं कोशिशों में। जैसे एक तो क्वारंटीन को लेकर सरकार की नीतियां हैं स्पष्ट नहीं। एक व्यक्ति समझिए आज अगर होटल में आया, 2 दिन बाद उसका टेस्ट होता है, 5 दिन बाद उसको होटल से रिलीज किया जाता है, तो उसके क्वारंटीन की समय सीमा आज से मानी जाएगी या जिस दिन से वो रिलीज होगा उस दिन से मानी जाएगी। फिर होम क्वारंटीन को लेकर भी बड़ी असमंजस की स्थिति है। पहले मंत्री महोदय ने कहा था, स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने, कि जब भारी संख्या में लोग जैसे ट्रेन से आए, एक ट्रेन में 1000-1200 लोग आए, उनका स्टेशन के ऊपर स्वैब टेस्ट करना संभव नहीं है, तो उन लोगों को उनके घरों में भेज दिया जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। वहां वो होम क्वारंटीन में रहेंगे, उनका पूरा घर ही कंटेनमेंट जोन रहेगा एक हिसाब से। वहां पर जो गांव की कमेटियां हैं, गांव बूढ़ा है, गांव पंचायत, तो ध्यान रखेंगे कि कोई उसको जो होम क्वारंटीन को जंप तो नहीं कर रहा है। फिर जब फुर्सत मिलेगी तब डॉक्टर्स जाएंगे। एक दिन में हम 2-3 हजार से ज्यादा टेस्टिंग कर नहीं पाते। डॉक्टर्स वहां जाएंगे, उनकी टेस्टिंग होगी, और जब वो निगेटिव आ जाएंगे तो फिर जो व्यक्ति बाहर से है वो क्वारंटीन में रहेगा, बाकी व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा। ये पॉलिसी भी चल नहीं रही है। पॉलिसी को लेकर जो नीचे के स्तर के लोग हैं उनमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पॉलिसी सरकार बनाती है, किंतु अपने नीचे के अधिकारियों को मुझे लगता है कि काम का लोड इतना ज्यादा है कि वो ठीक ढंग से उनको कम्युनिकेट नहीं हो पाता। एक लॉट ऑफ अधिकारी एक निर्णय लेते हैं, दूसरे लॉट के अधिकारी दूसरे निर्णय लेते हैं। आज का एक उदाहरण दे रहा हूँ। पेंच विचार में मंगरू सहानी वाली घटना के बाद में भूतनाथ और कालीपुर इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। आज पता चला कि वहां से कंटेनमेंट जोन से लोग निकल कर आकर बाजार में लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं। जब ये बात पता चली, पुलिस को शिकायत की गई, तो पुलिस ने 4-5-6 लोगों को पकड़ा। अब कंटेनमेंट जोन है, आपके पास में सिक्योरिटी फोर्सेज है, वहां के आम लोग है, कंटेनमेंट जोन से लोग निकल के आ रहे हैं, दिन भर अपनी दिहाड़ी कर रहे हैं, शाम को फिर जाके जोन में चले जा रहे हैं। तो इस तरह की खामियां तो है, खामियां नहीं है ऐसी बात नहीं है। जनता को भी जागरूक होना होगा कि अगर कोई कंटेनमेंट जोन का आदमी निकल के बाहर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। किंतु अब जब चुनौतियां बढ़ गई है, चुनौतियां बड़े स्तर पर सामने आ रही है, तो सरकार की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। आपने कहा कि 14,000 वॉलंटियर्स सरकार ने तैयार किए। वॉलंटियर्स अपनी जगह सही है, वे काम भी करेंगे, किंतु उनकी अपनी सीमा होती है। ये जिस तरह की महामारी है, और सरकार खासकर मैं समझता हूँ कि हमारा जो पुलिस प्रशासन, सरकार बार बार कहती है कि कोरोना के साथ में कोई स्टिग्मा जड़ित नहीं है। कोरोना रोग से हमें घृणा करनी है, कोरोना के रोगियों से नहीं। वो उल्टा रहा है। जिस तरह से पुलिस लोगों के घर में जाकर पोस्टर लगाती है, तो आस पड़ोस के इलाके में ऐसा मैसेज एक जाता है कि यहाँ कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति रह रहा हो। उस काम के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को भी लगाया जा सकता है। पुलिस की पूरी गाड़ी भर के जाती है, कई जगह से ऐसी भी सूचना है कि सायरन बजाती हुई गाड़ी जाती है, पुलिस के जवान उतरते हैं, उनके साथ अधिकारी रहता है, और जिस घर को बाहर में पोस्टर लगाया जाता है वो अपने अपने अपराध बोध से ग्रसित होकर कर रहे हैं। और इस तरह की कई सी परेशानियां, कई सी चुनौतियां हैं। अब जब आज एयरपोर्ट भी खुल गए हैं, विजय गुप्ता जी बता रहे थे कि 5,000 के करीब लोग आज और क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ट्रेन सेवाएं पूरी जोर से तो चालू होने जा रही है। रोड को तो हमने बंद कर दिया है, पर बाकी इन 2 सेवाओं के चलने से भी सरकार के ऊपर, सरकार के हेल्थ सिस्टम के ऊपर आने वाले दिनों में स्ट्रेस बढ़ने जा रहा है। उस स्ट्रेस से किस तरह से सरकार निपटेगी, किस तरह से उस स्ट्रेस से पार पाया जाएगा, कि इस तरह से पार पाया जाना है कि जिससे हमारा हेल्थ सिस्टम एक्सपोज भी ना हो। लोगों को इतनी बड़ी संख्या इस तरह से क्वारंटीन में रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, कितने टेस्ट होंगे, ये सारी बातें आने वाले समय में ये आकलन करेगी कि अब तक 72-73 दिनों में सरकार ने जो हेल्थ सिस्टम को लेकर काम किया है वो कहाँ तक सक्षम हुआ है, कहाँ तक सफल हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ आर.के. समरजीत जुड़े हुए हैं, मणिपुर भाजपा के प्रवक्ता। समरजीत जी, आपका स्वागत है। और
क्या आपको लगता है कि अब तक सरकार ने मैं पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहा हूं क्योंकि आप नज़र रखते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के हालात पर, और मणिपुर के बारे में भी पूछ रहा हूं, अब तक जितना प्रबंध किया गया है मैनेजमेंट को लेकर क्या कहेंगे? इसमें थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की? जी रंजीत, सुधार की ज़रूरत भी पड़े है। और अब मेरा मित्र कांग्रेस की वक्ता ने भी कहा है कि ये इसमें हम लोग थोड़ा माइक्रोस्कोपिक वे में देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होने से काम नहीं चलेगा। लोग कहते हैं नागालैंड में कोई कोरोना नहीं है, अभी 3 आ गया है। इसी तरह वो तो आता ही रहेगा। मेघालय में अभी 3 पाया गया है। पूरा इंडिया के हिसाब से देखें तो ठीक है, लेकिन हम इसको छोड़ के नोट पूर्वोत्तर राज्य के आधार पे देखना ये अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। साथ ही साथ हमारा मित्र असम का बीजेपी का अध्यक्ष महोदय भी वहाँ बैठा है। मेरा रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि ये कांग्रेस के मित्र ने भी कहा है, जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर रखा, आइसोलेशन वार्ड रखा, ये ठीक है, सरकार के लिए ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग पब्लिक लोग यानी कि एनजीओ का भी बहुत ज़रूरी है निगरानी रखना या उसको देखना, क्योंकि हमारे भारत में मुझसे लेकर हम लोग का एक बुरी आदत है लुका छुपी खेलने का। तो ये कहने में मुझे शर्म नहीं है, फिर भी बार बार कहना पड़ता है। लॉकडाउन बोला, कुछ भी बोलो, लोग अपने पास भोपू है, वो उसे बोलेगा तू आ जाओ, हम तुमसे बात करना है। ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए इसको सावधान रखने के लिए हमारे पुलिस कर्मचारी के साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल असम का या मणिपुर का, उसी में एनजीओ भी थोड़ा हाथ बटा के अगर कोऑपरेशन दिया तो ये नौबत नहीं आएंगे। दूसरी बात, हम लोग लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तो ये तो होता ही रहेगा। तो आने वाला लोग तो आ रहा है। अभी आज देखिए असम में फ्लाइट आ रहा है, मणिपुर में भी 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो पहला मुख्यमंत्री महोदय मणिपुर ने क्या कहा कि जब फ्लाइट में आया वहाँ लोग अगर नेगेटिव पाया गया तो उसको घर जाके घर में सेल्फ क्वारंटाइन करने का वो इजाज़त देगा। लेकिन आज दोपहर के आगे हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेश बाबू ने ऐसा ऑर्डर बनाया, जो आया है फ्लाइट में भी उसको घर जाने को अलाउ नहीं करेगा, इसको क्वारंटाइन करके सरकार की जगह में रखेगा। ये नियम लागू हो गया। साथ साथ कल हमारे चीफ मिनिस्टर श्री बीरेन, उन्होंने सीएसओ और एनजीओ थोड़ा बहुत लोगों को भी इनवाइट करके इसमें बुलाया और उनके सहायता भी मांग रहा है। इसी हिसाब से अगर असम और मणिपुर दोनों ठीक से नियंत्रण पाएंगे तो बाकी का तो सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये तो होगा, क्योंकि हम लोग भी मालूम है, आप भी मालूम है रंजीत, क्योंकि भारत के अंदर में अभी 1,50,000 आने वाला है, 2 लाख तक तो आएगा, थोड़ा बहुत भी जान चला जाएगा। लेकिन हमारा रिकवरी की रेशियो देखकर तो हम लोग को उतना हैरान नहीं है। जितना ही लोग आता है बाहर से, लोग वहाँ रह गया है, वो बाई ट्रेन में आया, बाई बस में आया, बाई फ्लाइट में आया, उससे ये हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको पकड़वा के उसके घर से या कोई गांव से तलाश करके या 20 रास्ते में उसको पकड़ के नहीं लाया था। इसीलिए हम लोग सावधान क्या करना है, इसमें मेरा राय है ये, दिस इज़ माय ओन ओपिनियन, क्या है कि एनजीओस को भी साथ में लाना, और साथ साथ और ये जैसे आपने देखा है वहाँ में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लोग भी कर रहा है, इसी तरह लोकल बॉडी भी करना चाहिए। मुंबई में रेड एरिया में जो कर रहा है, असम में भी वो कर रहा है, हमारे मित्र लोग भी जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। असम में अब तक समस्या ये रही है, विजय गुप्ता जी भी हम मेरे साथ इसमें इत्तेफाक रखेंगे कि सरकार की ओर से उनके पास अप्रोच नहीं आया है, क्योंकि बड़े बड़े एनजीओज हैं, उनके पास बहुत क्षमताएं हैं, लेकिन अभी तक उनसे सीधे संपर्क नहीं किया गया है। हालांकि असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो विभाग है उसने प्रतिरोधी बंधु नामक एक प्रतिरोधी बंधु जो स्वयं अपनी मतलब सेल्फ हेल्प सहायता देना चाहते हैं, जो वॉलंटियर बनना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये लोग ग्रामीण इलाकों में जाके जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ
कोहिमा से सारा कोन्याक हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। सारा, नागालैंड में नए मामले कोविड पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं और नागालैंड गवर्नमेंट की बात करूं तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बाद में नागालैंड सरकार जागा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ही ने रिपोर्ट भेजी थी। फिलहाल नागालैंड गवर्नमेंट किस तरह से एक्टिव है और क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था, वहाँ पे अरेंजमेंट क्या है? Yes, Ranjit, 3 fresh new cases have been reported early this morning, and all the tests were done in the newly launched Biosafety Level 3 laboratory here in Kohima, Naga Hospital Authority, Kohima. And when we talk about the contact tracing, Ranjit, all efforts are being put in by the surveillance units. They have intensified their surveillance activities, and contact tracing started early this morning from 7 a.m. and it is still on progress. When we talk about the quarantine facilities centers, Ranjit, as of today, the 25th of May, altogether there are 240 quarantine centers all over the state with a bed capacity of 11,416. More quarantine centers are expected to be put up, to be arranged by the state government, and they are working on it. And the contact tracing of those people who came in contact with these 3 new cases are under progress. आप जो बता रही है सारा, बहुत अच्छी बात है। नागालैंड सरकार अब एक्टिव हो गई है। क्वारंटीन सेंटरों की जो संख्या है, क्वारंटीन सेंटर की संख्या बढ़ानी बहुत ज़रूरी होगी है। इसके साथ है वॉलंटियर्स भी चाहिए होगा। क्या नागालैंड गवर्नमेंट ऐसे वॉलंटियर्स के लिए अप्रोच कर रही है लोगों से? They have not assigned any particular volunteers as such, but in all over the district, a lot of, apart from the government department officials and all, a lot of community are also coming forward. Church people are also coming forward. In fact, when the Shramik special train arrived, we have seen goodwill gestures from a lot of communities and from a lot of churches. They have given their church buildings, guest house, as well as arranging food, and a lot of people are coming forward voluntarily to work to help those returnees who are coming back to the state, giving a hand to the state government to ease their work as well. So a lot of community-based and church people are also coming forward, stepping forward in order to fight this pandemic together. सारा, बहुत से रिमोट एरियाज़ है नागालैंड में और गवर्नमेंट के लोग वहाँ तक पहुँचने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, तो किस तरह से वो लोग रिमोट एरिया के लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, क्वारंटीन के बारे में समझा रहे हैं, या जो कुछ भी कोरोना वायरस को लेके जो कुछ भी अवेयरनेस होना चाहिए उसको कैसे किया जा रहा है? क्योंकि मौसम भी ख़राब है, बैड वेदर है और रिमोट एरिया में पहुँचने की जहाँ तक बात है, कैसे अरेंजमेंट हो रहा है वहाँ? Nagaland state government has been preparing for the last many months to fight this pandemic, and the chief minister along with the health minister have also visited, complete its inspection in all the 11 districts. They have also not only the chief minister and the health minister, but also the government had appointed different legislators and ministers. Each district, each legislator and advisors were given districts to be looked onto, to check onto the preparedness level. And like I have mentioned, a lot of people have also come forward, communities and church, in order to disseminate the information about this COVID-19. So as far as Nagaland is concerned, I think when we talk about the dissemination of information regarding this COVID-19 pandemic, a lot has been done. The political parties, the political party like the Naga People's Front have also printed out pamphlets in all the dialects, Naga dialects, and they have distributed in all the districts as well. So a lot is being done. And when we talk about a quarantine centers in those remote areas, Ranjit, like I've mentioned, the village councils, district task force community has also been formed by the government and the deputy commissioner, as well as in all the subdivisions. All works are in progress, and the ministers have also inspected. सारा मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ। सारा, आखिरी सवाल, अब तक के अरेंजमेंट को आप कैसे देखती है? आर यू हैप्पी विद द अरेंजमेंट बाय नागालैंड गवर्नमेंट?
Well, initially, Ranjit, there was a lot of complaints from a lot of people with regard to the preparedness level of the state government. But the government, as we all know, that when we talk about the infrastructure facility here in the state, there is not much to talk about it. But I think a lot of improvement has been done in these few months of preparedness which the state government has made. With regard, now we have more than 11,000 of bed strength in the quarantine facility centers, and we have more than 500 beds in the COVID-19 hospitals. So comparatively, when we compare to the initial part, I think a lot has improved here in the state of Nagaland to fight this COVID-19 pandemic. Ranjit. बहुत बहुत धन्यवाद सारा इन तमाम जानकारियों के लिए। कोहिमा से सारा कोन्याक हमें बता रही थी नागालैंड सरकार किस तरह के नागालैंड सरकार ने अरेंजमेंट किया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो सिर्फ ना ही नागालैंड में बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर इस महामारी को लेकर तैयारियां जो की जा रही थी उसमें एक खास बात जो सामने उभर के आई है कि आधारभूत ढांचे की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम कोहिमा से हमारे साथ सारा कोन्याक जुड़ी हुई थी, उन्होंने सरकार की तैयारियों के बारे में बताया था और ब्रेक से जाने से पहले मैंने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी साफ तौर पर इस महामारी के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में देख रही है। हालांकि पैसे की कमी नहीं है। विजय गुप्ता जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही थी तो आसाम के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी थोड़ा बता देना आवश्यक समझता हूँ कि देखिए, अभी तक पूरे असम के अंदर में 6,62,451 आदमियों के पीछे हम लोगों ने अपनी फोर्स को लगा करके सर्वे किया और 15,404 आदमी ऐसे पाए गए जो कि ये जो पॉजिटिव केसेस हैं 466, इसके पहले कुछ था, उनके संपर्क में 15,404 लोगों को डिटेक्ट किया गया। और आपके सूचना के लिए बताऊं कि होम क्वारंटाइन में 1,55,460 लोगों को रखा गया है एंड वेयर इज इन द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन इंक्लूडिंग होटल्स 23,991। तो ये होम क्वारंटाइन और होटल और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को मिला तो 1,80,000 लोगों को क्वारंटाइन में हम सुविधा दे रहे हैं। अब आती है बेड्स की बात, तो अगर उनको बेड भी चाहिए तो 411 हमारे पास क्वारंटाइन सेंटर में 27,197 नंबर बेड की हमने व्यवस्था कर दी है। अब जहाँ तक जब आईसीयू की आवश्यकता होगी, कोविड पेशेंट को अगर आईसीयू की भी आवश्यकता होगी तो हम 600 जो आईसीयू कोविड पेशेंट के लिए, पर्टिकुलरली कोविड पेशेंट के लिए भी अलग से करके रखा गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आज स्वाभाविक रूप से 27,000 लोगों को तो हम इमीडिएट बेड देने की स्थिति में है, जबकि हमने डिटेक्ट किया है 466 केस अभी कुछ देर तक। तो सवाल यह था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम काम कर रहे हैं, किंतु सवाल ये पैदा होता है कि आज आप देखें तो ये कोरोना महामारी की वजह से 3 दिक्कतें बड़े रूप से आई हैं। एक तो स्वास्थ्य की समस्या हम लोगों के सामने है और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार और असम सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ा सबके सामने में है। दूसरी एक बड़ी और समस्या आ गई है, आप देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक आपदा है, जिस तरीके से आज मेघालय में बादल फटा और उसके बाद से ग्वालपाड़ा साइड में किस तरीके से वहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो बाढ़ पानी की भी स्थिति अब धीरे धीरे भयावह होने होगी, क्योंकि आगामी 4 दिन तक असम के अंदर में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तीसरी चीज़ जो है सामाजिक, स्वास्थ्य की बात तो थी ही, आर्थिक की बात थी ही, प्राकृतिक दुर्योग तो था ही, अब सामाजिक दुर्योग भी आएगा। क्यों आएगा कि देखिए, लोग जो है ना डर रहे हैं, एक तरह से फियर साइकोसिस हो रहा है। जैसा कि प्रमोद तिवारी हमारे मित्र ने कह रहे थे कि भाई होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, साथ में पुलिस भी आ रही है, स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र के लोगों के ये जो सोशल, मैंने हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम जो है अपने मेंटल लेवल पे सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट नहीं करें। आज किसी के से पास नहीं जाना है तो किसी को अपने मन से भी दूर नहीं रखना है कि वहाँ पे जो है चिपका दिया गया तो वो व्यक्ति जो है अछूत हो गया। इस तरीके की भावना अगर फैलेगी समाज में तो सामाजिक विद्वेष का रूप मिलेगी। और बार बार इसीलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री अपील कर रहे हैं कि भाई कोरोना रोगी, कोरोना से हमें डरना है, कोरोना के भगाना है, लेकिन जो कोरोना से संक्रमित लोग हो गए हैं वो तो हमारे मित्र हैं और आप देख ही रहे हैं कि उनको ठीक होना ही है। ये मैं बड़े दावे के साथ ये कहता हूं कि हम लोग की इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा जो स्वभाव है, हमारा संस्कार है, निश्चित रूप से अधिक
ये रिकवरी रेट जो रिकवरी रेट है, तो इसलिए से कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो फियर साइकोसिस, ये मतलब ये एक तरह से भय का मनोविज्ञान जो चल रहा है कि यहाँ ये नहीं है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, लाइन में लोग खड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से हर आदमी फियर साइकोसिस में हमारा पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए, हम पहले क्वारंटाइन सेंटर में बेड पा जाए, हमारा तुरंत नेगेटिव हो जाए। ये विजय जी की व्यवस्था को और सुधारने की जरूरत है। देखिए, हमारे उसमें पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी हमारे पास एकदम जगह नहीं है, की कमी पैसे की कमी नहीं है। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर चीज को तो मैं बेहतर कहूंगा, कर देखिए, सकते हैं। आत्मसंयम, अनुशासन और ईमानदारी की भी आवश्यकता है। जैसा कि भूतनाथ से लोग निकल करके जा करके अगर अनलोडिंग कर सुबह में निकल जाते हैं, अब कोई एक व्यवस्था होती है, वो 24 घंटे तक आदमी पहरा, कहाँ से कौन निकला भगवान जाने। जी हाँ, अब तो आत्मसंयम जो इलाका है वो काफी अखबारों में चर्चा में है। चर्चा में है। और लोग देखिए वहाँ भी पूर्वोत्तर क्या है ना कि प्रदेश वहाँ के मारवाड़ी लोगों सम्मेलन है, देखिए, वहाँ पे एक बात- वहाँ के एक लोगों बात को देखिए। आत्मसंयम, देखिए अनुशासन, स्व पे अनुशासन कि भाई हमको नहीं निकलना है, हम नहीं निकलेंगे किसी भी हालत में, हम नहीं, नहीं वो निकलेंगे। खबरें तो ऐसी और आई थी, ईमानदार भी एक होना पड़ेगा। खबरें ऐसी आई थी कि 3 दिन तक उनको खाना नहीं मिला। पूर्वोत्तर बात प्रदेश से मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से और 2-4 संगठनों की ओर से उनको खाना पहुंचाया गया। देखिए, ऐसे में मैं वहाँ इस बात लेबर से इस बात से सहमत नहीं रंजीत जी। मैं आपको सही बताऊं कि मैं उस पूरे केस के अंदर में शुरू से इन्वॉल्व था। पूर्वोत्तर प्रदेशी मारवाड़ी सम्मेलन के सभापति ने, अध्यक्ष ने, उन्होंने जब मेरे को फ़ोन किया, तुरंत हमने कहा और रात को ही चल गया। लेकिन पेपर में आ रहा है कि हमको खाना नहीं मिला। कुछ लोग बहुत बहादुरी से वो चाहिए, वो बैनर चाहिए कि हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया, और सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है, सभी लोग दें, सभी का स्वागत है। हम तो कहते हैं कि भाई पब्लिक का हमको सहयोग चाहिए, एनजीओ के सहयोग चाहिए। वॉलंटियर हम ले रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, वो एनजीओ से ही आए हैं, और एनजीओ आगे बढ़ करके आएगी तो हम उसका सम्मान भी करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमें सहयोग करे। सवाल ये होता है कि आलोचना से, फिंगरिंग से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान तभी होगा जब हम स्वयं समाधान स्वरूप बनेंगे, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम खोजते रहेंगे गलतियां, तो गलतियां और बड़ी दिखेगी और समस्या का समाधान होते हुए भी नहीं दिखेगा। प्रमोद जी क्या कहेंगे? प्रमोद जी क्या कहेंगे? क्योंकि छिद्रान्वेषण और नुक्ताचीनी से काम नहीं चलने वाला है। समस्या बहुत जटिल है, बहुत बड़ी है, चुनौतियां बहुत बड़ी है। एक जानी हुई सी बात है कि अगर जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि 8-10 लाख लोग इस तरह के हैं जो असम के हैं, असम से बाहर रह रहे हैं और इस महामारी के दौर में असम आना चाहते हैं। अगर इतने लोग एक साथ आएंगे, रोज 5,000-10,000 के लोग आएंगे, तो जो व्यवस्था है वो चरमरा जाना स्वाभाविक है। क्योंकि इस तरह की कोई महामारी होगी, आज से 3 महीने पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि इस तरह की परिस्थिति आएंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में डेवलप नहीं हो सकता, उसको डेवलप करने में वक्त लगता है। तो सरकार को, सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट को कम से कम इस मामले में हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज नहीं तो कल, देखिए कोविड का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है, और जो संकेत मिल रहे हैं अलग अलग जगहों से कि अगले साल तक जाकर कोई अगर वैक्सीन आएगा तो आएगा, तब तक हमें कोविड के साथ जीने की, इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। आदत क्या हो सकती है? कुछ एक जो टोटके वो हमें करने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, मुंह पर मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजेशन बार बार करते रहना होगा, जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर नहीं निकलना है, ये हमें संकल्प लेना होगा। तो इन सब छोटे मोटे जो उपाय है, इनके साथ अगर हम चलेंगे तो कोविड के साथ जीने की आदत पड़ जाएगी। भारतीयों का इस बात में तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीयों का जो इम्यून सिस्टम है 20 कोविड-19 वो विश्व के और देशों से कहीं बेहतर साबित हो रहा है। उसके कारण क्या है, इसकी मीमांसा तो भविष्य के गर्भ में है, जब शोधार्थी लोग, जब वैज्ञानिक लोग इसकी खोज करेंगे कि अमेरिका में जो डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट ये है, उसकी तुलना में भारत की मोर्टेलिटी रेट काफी कम है। जबकि ये कहा जाता है कि भारत के लोग अमेरिका और दूसरे विकसित देशों की तुलना में उनका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो काफी कम है, माल न्यूट्रिशन के शिकार उनको बोला जाता है। क्योंकि कोविड से फाइट करने में जो हमारी जो बॉडी है वो औरों से ज्यादा सक्षम साबित हो रही है। क्यों हो रही है, इसके क्या कारण है, ये भविष्य बताएगा। और आज की तारीख में तो बात है कि सरकार का सहयोग करना है, छिद्रान्वेषण से, नुक्ताचीनी से परे रहना है, और इसके साथ ही साथ कोविड-19 के साथ जीने की आदत धीरे धीरे हमें डालनी है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ ईटानगर से इंदु चुकू हमारी सहयोगी जुड़ रही है। इंदु, मौसम खराब है, वहाँ पे कई जगह लैंडस्लाइड भी हुए हैं और भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति भी हुई है।
उस पर आप जानकारी दीजिएगा। लेकिन पहले बताइए कि कोविड-19 को लेकर वहाँ में जो सरकार ने तैयारियां की थी, क्या वह काफ़ी है या और बेटर करने की ज़रूरत है? इंदु। जी बिल्कुल रंजीत, जैसे कि कल फर्स्ट कोविड-19 पेशेंट यहाँ डिटेक्ट हुआ 24 को रिजल्ट मिला, तो पहले भी अभी तक एक्टिव केसेस एक ही है और पहले अभी तक स्टेट का रिकॉर्ड में 2 पॉजिटिव केसेस आ चुका है। पहले 1 महीना पहले जो एक कोविड जो जब ये तेजू से मिला था, तो अभी इस वक्त एक ही है। तो इसी को लेके आज स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और उनके साथ जितने भी जो हेल्थ ऑफिशियल्स है, सेक्रेटरी हेल्थ है, उन लोगों का एक बैठक हुआ, प्रेस ब्रीफिंग हुआ। तो इसमें अभी जैसे आपने पूछा कि जो क्वारंटीन सेंटर है, तो अभी तक उन लोगों का अकॉर्डिंग ऑफिशियल का जो स्टेटमेंट है 10,000 लोगों का बेडेड ऑलरेडी क्वारंटीन फैसिलिटी है। तो अभी तक सिर्फ 3,000 लोग सिर्फ क्वारंटीन में है उन लोग। तो ऐसे करके काफ़ी फैसिलिटी अभी भी इनफ है, ये कहना है सेक्रेटरी हेल्थ का। लेकिन अभी फ्लाइट भी शुरू हो गई है इंदु, और ट्रेन से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो डेफिनेटली 4-5 दिनों में तो कम से कम 10 से 12,000 लोग जो है आपके स्टेट में घुसने वाले हैं। काफ़ी होगा अभी जो व्यवस्था है। जैसे कि व्यवस्था का बात करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का असेसमेंट है कि 10,000 बेडेड जो क्वारंटीन फैसिलिटी है। लेकिन अगर बात कहेंगे अभी इस वक्त, क्योंकि अभी जितने जो प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, ये तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि जैसे प्राइवेट हो गया, बसेस, जितने भी जो वाहन जो रोड पे जा सकते वो ही आ रहे हैं। लेकिन अगर ट्रेन और हवाई अड्डे शुरू होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बेटर हमारे स्टेट गवर्नमेंट में इनफ जो क्वारंटीन फैसिलिटी है, जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड क्वारंटीन उसको बेटर करने की जरूरत पड़ेगी होगा, क्योंकि पेड और क्वारंटीन फैसिलिटी भी है। जी हाँ, और जी बहुत बिल्कुल जरूरी पड़ेगा। जी हाँ, ये और इनफ नहीं होगा। इंदु मौसम भी खराब है अभी वहाँ पे। बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की खबर भी है, फ्लड की भी खबर है। ऐसे में क्या अभी स्थिति कैसी है वहाँ पे, ये बताइए मौसम को लेकर। जी बिल्कुल, इस मौसम को लेके तो रंजीत अभी आप खुद भी देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन में, कुछ ही देर के बाद बूंदे ऑलरेडी टपकने लगी है, बारिश की बूंदे। तो लगातार कुछ दिनों से काफ़ी बारिश तेज हो रही है। और ईटानगर का बात कहें तो बिल्कुल हर जगह फॉग ही फॉग है, हर जगह ये फॉग है और क्लियर नहीं होते, स्पेशली सुबह और शाम के समय में। और काफ़ी कुछ ही आगे में NH-415 रोड है जो ईटानगर से नाहरलगुन कनेक्ट करती है, उसका रोड का कंडीशन भी काफ़ी बुरा है। तो सिर्फ ये ईटानगर की बात नहीं है, सारा इंटायर जो डिस्ट्रिक्ट है, जितने ज़िले हैं अरुणाचल प्रदेश का, हर जगह पे अफेक्टेड है। और हर जगह ये कोई नई बात भी नहीं है, हर जगह हर जी हाँ समय, बिल्कुल। हर वक्त, हर साल जहाँ तक जब ये रोड मानसून कनेक्टिविटी आती की है, तो बात इस है, तरह का, इस ईटानगर प्रकार में की अरुणाचल हमें प्रदेश न्यूज़ में जो है मिलते बहुत हैं। सी चीज़ें अभी करनी है, सरकार कर रही है, लेकिन मौसम भी वहाँ पे बाधा बन रही है। मैं आखिरी सवाल करता हूँ, अब तक के अरेंजमेंट से क्या आप एक अरुणाचल के निवासी के तौर पर, आप सरकार ने अब तक जितना अरेंजमेंट किया है कोविड-19 को लेकर, आप संतुष्ट है? जी बिल्कुल, संतुष्टि की अगर बात कहेंगे, क्योंकि हम लोग जब आप अगर मुझे कहेंगे तो हमारा रिपोर्टिंग काफ़ी आप थोड़ा बायस हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम ऐसे रिपोर्टर, हम ऐसे पत्रकार ग्राउंड में जाते, तो ग्राउंड के जो लोग हैं जिनको हम लोग बात किया, इंटरेक्ट किया, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने ये रिपोर्ट बनाया जो क्वारंटीन सेंटर में बच्चे रहे, क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उन लोगों का भी काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था। उन लोगों का ये कहना था कि जो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि जो लोग अलग अलग अन्य राज्य से आता है तो ऑफिशियल्स भी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करता, और उन लोगों को यहाँ तो जैसे सरकारी जो क्वारंटीन सेंटर का फैसिलिटी अच्छा नहीं होने के कारण लोगों को पेड क्वारंटीन में जाना पड़ता है, तो उसी में भी इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। और फैसिलिटी का बात कहें तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को काफ़ी, और जो स्पेशली जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसमें कुछ काफ़ी चेंजेस भी आना चाहिए। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना तरफ से जो टेस्टिंग RT-PCR और रेवनट को तो लिया है, लेकिन जितने हमने इसको और बेहतर और बढ़ाने की जरूरत है। इंदु, आप यही कहना चाहती हैं? ये पता लगाया कि और बेहतर। जी बिल्कुल। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और
अपने थॉट शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारा ने जो बताई थी बातें बताई थी, इंदु बता रही है कि अरुणाचल में शायद कम लोग लौट रहे हैं और उनके पास फिलहाल का जो अरेंजमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री है। हमारे साथ आर के समरजीत जुड़े हुए हैं। आप समरजीत, आप इंदु को भी सुन रहे थे ईटानगर से और सारा कन्या को भी आपने सुना। क्या आपको लगता है कि वहाँ में जो क्वारंटीन को लेकर व्यवस्थाएं हैं, खासकर कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने जितनी व्यवस्थाएं की है, क्या उसको और बेहतर करने की गुंजाइश है? संक्षेप में बताइएगा। सारे बात हमारे सामने आपके साथ बैठे हुए लोग भी हैं, वहाँ का दूसरे स्टेट को भी मैं गौर से सुन रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे सजेशन की बात कही तो असम में, मणिपुर में सबसे ज़्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर और फार्मासिस्ट है, ये तो पक्का ही पक्का है। बाकी 3-4 राज्य को छोड़ के त्रिपुरा का तो मुझे नहीं मालूम है, फिर भी ये तीनों जगह से लोग को है ना, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने ये विद्यार्थी भी साथ साथ वो फार्मेसी भी और ये आपका डॉक्टर भी जो सरकार का काम नहीं कर रहा था उसको भी यूटिलाइज कर सकता है। तो असम और मणिपुर यानी कि मेघालय में ये जो डॉक्टरी पास करके जो बैठा है घर में, उसको वॉलंटरी के हिसाब से उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकता, ताकि वो होगा तो कम से कम ये हमारा हल्का हो जाएगा बोझ से। इसीलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ आपकी टीवी के माध्यम से कि NGOs, CSOs ये सब के साथ मिलजुल के काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी समय ऐसा स्थिति है कि क्या पता ये 48 घंटे के बाद और भी डबल आ जाएगा तो आपको क्या होगा। फॉर एग्जांपल असम में अभी 391 आ गया एक्टिव में, अगर कल और भी आने वाला है हवाई जहाज़, रेलगाड़ी भी आ रहा है, अगर इस पर डबल इम्पैक्ट होगा तो असम में भी और प्रॉब्लम है, इसी तरह मणिपुर में भी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहा 4-5 चीफ मिनिस्टर को वीडियो के जरिए वो कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हमने इस तो पर पहले भी चर्चा किया था। हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के सभी चीफ मिनिस्टर एक मंच के नीचे आके एक कॉमन एजेंडे पे काम करें। बहुत अच्छा सुझाव है। आर के समरजीत, हमारे साथ अभिजीत मजुमदार जुड़े हुए हैं। जहां तक NGOs के साथ कोऑर्डिनेशन की बात है, सरकार को अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इस बीच आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, जो स्टेट प्रेसिडेंट है, वो कहीं सीन में नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी शायद क्वारंटीन में होंगे, लेकिन अभी इतना दिन हो गया एक भी बयान नहीं आया उनका। और क्या कर रही है कांग्रेस? सुनिए, वो तो बताएगा ही, लेकिन एक बात सुनिए, ये जो क्वारंटाइन सेंटर बोलिए और जो हमारा वेंटिलेशन सेंटर बोलिए, टोटल असम में वेंटिलेशन सेंटर कितना है और क्वारंटाइन सेंटर कितना है? देखिए, कोई बड़ा आदमी नहीं मरता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए, जो मर रहा है गरीब लोग ही मर रहा है। आज जो आदमी तो निकल के गया, पहले सुरक्षित होना चाहिए। आपका चैनल का माध्यम से बारंबार हम बोल रहे हैं ये बात, जब तक भूखा रहेगा, पेट में खुदा रहेगा, आदमी निकल जाएगा ही, क्या करेगा। आज कल इंडिया में देखा है एक जगह में जे 15 लेबर भूखा, इतना भूखा, तेज भूखा था जो कुआं में झप दे के सुसाइड किया। ये भयानक स्थिति है। पहले केरला में आप देखिए, एग्जाम्पल लीजिए ना, सबको एग्जाम्पल लेने बोलिए। केरला कैसे रिकवर किया, केरला का जितना यह पब्लिक है, जितना जनता है असम में उतना ही है। केरला सका तो असम क्यों नहीं सकेगा? असम भी सकेगा। सबको एक साथ होकर करना पड़ेगा। और आप इस टाइम में अगर कोई दूसरा चीज़ में आदमी का पेशा दे देगा, नहीं होगा। आप देखिए, कोरोना के लिए इतना आदमी मर रहा है, इतना आदमी भूखा है, इतना आदमी का जान जा रहा है। इस टाइम में आपका असम में 2 गेट का टैक्स लगा दिया, ये क्या सही टाइम है? उसका बाद देखिए,
तैल क्षेत्र आपका प्राइवेटाइज कर दिया। वो देन पटगरी में क्या किया, वो तैल क्षेत्र के दिए। ये क्या सही टाइम है? इस टाइम में देना चाहिए। इस टाइम में पब्लिक कैसे जिएगा, हमारा असम का आदमी कैसे जिएगा, उसका साथ कैसे हम लोग साथ रहेगा, ये होना चाहिए। और आप कांग्रेस का बात बोला, कांग्रेस प्रेसिडेंट का, आपको मालूम है जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारा प्रद्युत बरदलोई और एमपी लोग, यहाँ का जो एमपी है कांग्रेस का, सब उस टाइम वहाँ पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट का लास्ट डे, उसका बाद जब आपका लॉकडाउन डिक्लेयर किया, जैसे लेबर लोग का हो गया, जो लॉकडाउन का बाद कोई टाइम नहीं दिया, लॉकडाउन का एक सिस्टम होता है। आज अगर लॉकडाउन का साथ साथ लेबर लोग कैसे आएगा, एमपी लोग कैसे पहुँचेगा, प्रशासनिक कर्ता व्यक्ति कैसे पहुँचेगा, ये एक सिस्टम से होने से इस टाइप का होता नहीं। वो लोग कैसे आएगा, अपना फ्लाइट पकड़ के तो नहीं आ पाएगा। जैसे यहाँ का जो एमपी लोग है, गवर्नमेंट का पैसा से, गवर्नमेंट का फ्लाइट से आया, उस टाइप से तो नहीं आ पाया। लेकिन वो लोग जो करना है 100% किया। कांग्रेस का प्रेसिडेंट फर्स्ट डे उनका एमपी फंड से 1 करोड़ रुपया दे दिया। फर्स्ट पहले पैसा प्रद्युत बरदलोई दे दिया 1 करोड़। उसका बाद नौगांव में एक जगह में प्रद्युत बरदलोई उसमें खाना दिया, गरीब लोग को चावल बांटा, जो जिसका जरूरत है उसका किया, लेकिन पहुंच नहीं पाया। अभी फ्लाइट खुला है, हमारा प्रेसिडेंट आया, मैं आपको प्रद्युत याद तो बरदलोई नहीं भी आएगा। दिलाना चाहता लेकिन था। एक बात आप ध्यान में रखिए, अभिजीत, गरीब आदमी मैं आपको मर रहा याद है, नहीं दिलाना भूखा चाहता। आदमी प्रमोद जी, मर मैं रहा है। आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं याद दिलाना नहीं चाहता था। लेकिन नौगांव का आपने जो जिक्र किया, उसमें कांग्रेस के एक नेता और राहुल गांधी की तस्वीर वाली बैग में राहत सामग्रियां पहुंचाई गई थी, बहुत विवादों में था। प्रमोद जी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक है, कोविड को लेकर हमें सजग होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, जितना ज्यादा सरकारें कर सकती है करना चाहिए, पर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ठप कर देना चाहिए? उन्होंने जो बताया कि कोयला प्राइवेटाइज कर दिया, टोल गेट लगा दिया, ये क्या सरकार ये दूसरे टाइम काम है कर रही क्या? इकोनॉमी तो ऐसे ही चला गया, जीरो में चला गया। ये इकोनॉमी आज जीडीपी economic जीरो है। activities को आपने पहले क्या कहा है कि आप ठप कर 10 देना वर्ष चाहिए, से बंद कर शेयर देना मार्केट चाहिए, देखिए कर ना, देना चाहिए। इकोनॉमी का जो विचार करते हैं शेयर मार्केट देखिए। आप लोग बीजेपी 20 लाख करोड़ देने का बाद आपका सब इकोनॉमी डाउन में जा रहा है। बैंक शेयर पूरा डाउन हो रहा है। किस लिए हो रहा है? बैंक लोग का भी सुनिए, आम आदमी का विश्वास नहीं है इसके ऊपर। बैंक को मालूम है जो हम लोग थक जाएगा, ये तो एक का ऊपर और एक को चपाया। जैसे आपका पावर सेक्टर में क्या किया, नेपको एनटीपीसी, गुप्ता साहब को और अच्छा मालूम है, जो नेपको एनटीपीसी जो पब्लिक सेक्टर है, वो लोग से 25% कम प्राइस में पावर लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और वो स्टेट गवर्नमेंट उनका पब्लिक से 25% डाउन करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रहा है, हमसे छीन रहा है, उनसे छीन रहा है। ऐसे तो पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, नेपको को भी छोड़ दिया, इकोनॉमी तो खत्म ही हो गया। इकोनॉमी और क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ, आप सुन छीन लीजिए। लिया कहा जा रहा है नहीं, गवर्नमेंट ने। देखिए ये जो क्या है कि ये तो मैं किस तरीके से इसकी व्याख्या करूं, सबसे बड़ी ये बात को समझने की बहुत आवश्यकता है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वी आर सफरिंग एट द हेल्थ लेवल, वी आर सफरिंग एट द इकोनॉमिक लेवल, वी आर सफरिंग एट द सोशल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सामाजिक विषमता की भी हम शिकार होने जा रहे हैं। अब आवश्यकता है ये है कि आप हमारे मित्र जो कह रहे हैं कि जीडीपी माइनस हो गई, अरे आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्लोबल रिसेशन है, कोई भारत में ही रिसेशन नहीं हुआ है। ये तो हम एडमिट करते हैं क्यों हुआ है। आज अगर आप लॉकडाउन अगर इतने दिन तक रहता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं चलेगी, तो स्वाभाविक रूप से उसका रिसेशन तो हमको देखने को मिलेगा। लेकिन हम कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, हम कैसे ज़रूरतमंदों की सहायता दें। आज अपने जीडीपी का आज मान लीजिए 20 लाख करोड़ रुपया अगर हम निकाल करके दे रहे हैं, तो ये तो कहाँ से हम दे रहे हैं? हमारे पास जो रेवेन्यू है उसमें से हम 20 लाख करोड़ रुपया दे रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से जहाँ जहाँ ज़रूरतें पड़ेगी देंगे। अब उन्होंने एक बात कहा कि छीन लिया गया। देखिए, सवाल यह, कहीं किसी से कुछ भी छीना नहीं गया है। जहां हमको लगता है कि माकूल व्यवस्था हमें ये करनी है, डिसइन्वेस्टमेंट की जहां आवश्यकता है, जहां रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, लैंड रिफॉर्म्स हो, लेबर रिफॉर्म्स हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, वो सारे रिफॉर्म्स हमको करने पड़े। अब चेक गेट की जो बात आपने कही,
आज हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, रोड हमको चाहिए, और ये बहुत पहले से है कि हर जगह जो है टोल गेट होते हैं, टोल के टैक्स कलेक्शंस होते हैं। स्वाभाविक रूप से ये कोई आज का बात नहीं, बहुत दिनों से ये था, तो स्वाभाविक से हम उसको धीरे धीरे कर रहे थे। तो यहाँ पे हमको टोल नहीं, टाइम का मतलब क्या कि हमको तो टैक्स चाहिए, गाड़ियां चल नहीं है तो हमको टैक्स चाहिए, टोल गेट बैठाना उसके लिए पड़ेगा। दारू है ना, अब कोल है, टैक्स तो कोल का क्या है कि दारू से अगर तो मान 1000 लीजिए रुपया हमको आएगा। रेवेन्यू कम आता है, हमको रेवेन्यू कम आता है, तो हम कभी न कभी उसके अंदर में सुधार की गुंजाइश तो रखेंगे ना कि भाई कैसे रेवेन्यू, हमारे सरकार का रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू बढ़े, उसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। अब उन्होंने कहा कि बैंक का शेयर घट रहा है, शेयर मार्केट घट रहा है। देखिए शेयर मार्केट में तो क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस होता है, लोग पैसा लगाते हैं, लोग पैसा निकालते हैं, और पूंजी बाहर की भी लगी है, बाहर की भी निकलती है। वो मापदंड नहीं है कि हमारा इकोनॉमिक जो है ये डिसास्टर हो गया है। हम अभी भी हम आपको बताएं कि ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात आप करें तो भारत आज भी एक ऐसा सशक्त देश है कि उसकी अर्थव्यवस्था कभी भी चरमराएगी नहीं। ये बात हम दावे से करते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं जानते हैं, भारत प्रमोद एकदम सुदृढ़ है। प्रमोद जी, आखिरी 20 सेकंड क्या कहेंगे पूरी व्यवस्था को लेकर? है और जो कोविड-19 से जो हमारी फाइट है, और देश में जो और अलग अलग पैमानों पे जो काम सरकारों को करना है, जो इंडिविजुअल्स को करना है, जो कॉर्पोरेट को करना है, वो सारे साइमल्टेनियसली चलेंगे। कई बार क्या होता है कि हम विरोध के लिए विरोध की राजनीति करते हैं, ये सही नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये विरोध के लिए विरोध की राजनीति करने का माकूल अवसर नहीं है, सही अवसर नहीं है। सारी एक्टिविटीज सही समय एक साथ चलनी पड़ेगी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रोक दिया जाए तो देश के हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। पूरे विश्व ने पहले लॉकडाउन किया, लॉकडाउन का प्रयोग हर जगह सफल रहा। अब लॉकडाउन को ग्रेजुअली फेज वाइज खत्म किया जा रहा है, क्योंकि सारे विश्व ने जान लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पूरी तरह से रोककर कोई भी देश ज्यादा समय तक अपने अस्तित्व को बचाए नहीं रह सकता। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कोविड-19 से फाइट और दूसरी जो गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां भी एक साथ चलेगी। हमें इन तीनों को एक साथ चलाना सीखना होगा। आर के समरजीत, आखिरी पड़ाव में है, आपको 20 सेकंड देता हूं, कैसे आगे की व्यवस्था की जाए और इससे लड़ा जाए? आगे की व्यवस्था के लिए मैंने बार बार यही जिक्र कर रहा हूँ। सबसे अहम बात तो हम लोग यहाँ बैठ के और वहाँ बैठ के ये मसला हल निकाल नहीं सकता। एक तरफ हमारा मित्र भी है, पत्रकार भी है, हमारा कांग्रेस का प्रवक्ता भी है। हम लोग ऐसा बात करने से ये नहीं होगा। सबसे अहम बात तो कंधों से कंधा मिला के जुगत होकर ये लड़ना है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक की बात कही तो हम आज तक ऊपर वाला बात नहीं करते, ये ऊपर वाला लोग बात करेगा तब मसला हो जाएगा। क्या करना क्या नहीं करना, आजकल की ज़माने में वीडियो कॉन्फ्रेंस में आधा घंटे में सब मामला निपट जाएंगे। इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास पैसा कम है वो तो ट्रेन में आएगा, उससे ज़्यादा कम है वो तो बस में आएगा। उन लोगों को क्या करेगा? अब पानी की तरह वो तो आ रहा है कोरोना की वो जो पॉजिटिव तो बाहर से। अब हम लोग कैसा लड़ेंगे? एक तरफ सोशल डिस्टेंस की बात आप लोग बहुत करते हैं, जिनकी घर में जो है उनके मोहल्ला में तो वो उसको आने तक नहीं देंगे, पानी तक भी नहीं देंगे। तो हम क्या करना है इस स्थिति को देखकर? इसका मतलब ये हो गया हम जुगट होके पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो NGOs है, सारे COCOs है, NCC है, समरजीत, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आप जब भी हमारे बिना कार्यक्रम में काम आते से हैं कुछ मतलब नहीं है। इस बात पे ज्यादा जोर देते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, सरकारी स्तर पे हो या NGO हो, सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा। और ये जो कोविड-19 का मसला है, ये 1-2 महीने की बात नहीं है, काफ़ी लंबा चलेगा और इसके साथ हमें मिलकर इसके साथ जीना सीखना होगा। हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी सुधारना होगा, खासकर जो बाहर से आ रहे हैं, क्वारंटीन में हैं, उनके साथ कम से कम भेदभाव ना किया जाए, इस पर भी सरकार को ध्यान रखना होगा। और क्वारंटीन सेंटर में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाने की ज़रूरत है और ये बढ़ानी ही होगी, क्योंकि दिन ब दिन ये मामले बढ़ते जाएंगे, तो एक मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी। मुद्दा में इतना ही। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।